नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन, सारे सेशन, सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस, हर सवाल, हर समस्या का एक ही जवाब, वो है मैनेज ब्रेन्स। और हमारे पास जितने भी सेशंस हम बनाते हैं, जितने भी वीडियो, जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एक नहीं बल्कि तीन जगह से। कौन सी 3 जगह? तो देखो, पहला हमारा यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको पता है हमारी बहुत बड़ी मिलियंस में फैमिली है। दूसरा हमारा वेबसाइट है जिसको आप गूगल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी हमारी प्ले स्टोर पे उपलब्ध मुफ्त ऐप है जिसको आप डाउनलोड करके वहां पे भी सारे सेशंस देख सकते हैं। और हाँ, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका वेबसाइट हो, चाहे आपकी ऐप हो, इन तीनों ही माध्यम पे कोई भी सेशन देखने के लिए, कितनी भी बार देखने के लिए, कितने भी सारे देखने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? इजी, गुड टू गो। चलिए, तो देखो, आपको स्टूडेंट्स पता है अच्छे से कि मैनेज ब्रेन्स की जो चैनल है हमारी और जो हमारी पूरी टीम है, वो आपको न सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवाती है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करती है, बल्कि हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाते हैं। अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका जेई हो गया, नीट हो गया बड़े बच्चों के लिए, और अगर आप 10वीं में हैं तो भैया एनटीएससी और ओलंपियाड की तैयारी भी आपको मैनेज ब्रेन्स कराता है, एंड दैट टू हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर। जैसे हमारे पास साइंस के अलग टीचर है, मैथ्स के अलग टीचर हैं, सोशल साइंस के अलग टीचर है, मेंटल एबिलिटी के अलग टीचर है, जो कि आपको सब्जेक्ट्स कवर कराते हैं और आपको अच्छे अच्छे सेशंस बना के देते हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए किसी भी एग्जाम के लिए। मैं हूं राहुल, मैं आपका मैथ्स मेंटर हूं फॉर एनटीएससी। आपके एनटीएससी की पूरी मैथ्स खत्म करवाने की, उसमें टॉप करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि पहली बात तो ये पहली बार 10वीं में पढ़ा जाता है। 8वीं 9वीं तक आपने इसकी शक्ल भी नहीं देखी होती, तो 10वीं में पहली बार आता है और अच्छे क्वेश्चंस लेके आता है, जिसका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से लर्न करना है, समझना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे एंड समझेंगे कि भैया इसका कहाँ क्या उपयोग होता है। क्योंकि इसका जो दूसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, इट इज एक्चुअली मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है, जिसको एनसीईआरटी में यदि हम देखें या काफी किताबों में देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है, पर असल में उसमें करते क्या हो, चीजों की हाइट या चीजों का डिस्टेंस ही निकालते हो। तो बहुत लोग सामान्य भाषा में इसे हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। एक एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर एनटीएससी में, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड जो आपके चैप्टर्स है वो बहुत कम है, तो इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें हम आज का सिलसिला। ट्रिग्नोमेट्री के लिए शानदार, देखो जीआईएफ भी लगाया हमने, ये कितना कंफ्यूजिंग है ये मैं जानता हूं, उसको बाद में कभी बैठ के चर्चा करेंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहली चीज समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है ये गणित की। ऑब्वियस सी बात है, अब गणित में पढ़ी जा रही है तो फिर ये हिस्ट्री की ब्रांच तो होगी नहीं, तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें केवल आप राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ज्यादा चर्चा करते हैं। किसके ऊपर? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का ही पूरा खेल है ट्रिग्नोमेट्री। चाहे ये वाला टॉपिक हो, चाहे अगला टॉपिक हो जहां पे हम हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे, दोनों में ही पूरा खेल किसका है? राइट एंगल ट्राइंगल का। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, जो कि एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ट्राइंगल्स हैं, तो ये खेल शुरू ही नहीं होता। अब देखो होता क्या है राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो बहुत ऑब्वियस है कि उसके बाद जो बाकी दोनों एंगल हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा, है कि नहीं? और उसके साथ साथ साइड्स के बीच में भी कनेक्शन बनेगा। तो जब आप राइट एंगल ट्राइंगल को जब भी ड्रॉ करते हैं, आपको ये समझ में आता होगा कि साइड और एंगल्स का कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। ऑब्वियस ही बात है, हमने पढ़ा भी है कितनी बार कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल कक्षा 9वीं में पढ़ा है ट्राइंगल्स में कि जो साइड, जो एंगल बड़ा उसके सामने वाली साइड बड़ी, जो एंगल छोटा उसके सामने वाली साइड छोटी। तो ये तो हमने पढ़ा है, मतलब एंगल और साइड में कनेक्शन तो होता है। यहां पे एंगल और साइड में जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा और डिटेल्ड हो जाता है, थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता है, और कुछ रेशियोज के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, मतलब अगर एंगल 30 डिग्री है तो रेशियो कितना होगा, एंगल 45 डिग्री है तो साइड्स का रेशियो कितना होगा, एंगल 75 डिग्री है, 60 डिग्री है, अलग अलग एंगल्स पे साइड्स और एंगल्स का क्या रेशियो बनेगा, या साइड्स का आपस में क्या रेशियो बनेगा, वो हमें यहाँ पे
पढ़ने को मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सबको हम मेजरली पढ़ते हैं। कौन से? 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इनको जब आप अपने फिंगर्स की मदद से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि अच्छा ये पतला वाला सबसे छोटा एंगल 30 डिग्री है, उसके बाद बीच वाला एंगल 45 की ओर जा रहा है, ये 60 की तरफ जा रहा है लगभग, और ये जो थंब है आपका वो इस पॉइंट से 90 डिग्री की दूरी पे है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि मेजरली कौन से एंगल्स की चर्चा होती है। तो मेजरली ये 60, 45, 30, 90 और 0 की चर्चा होती है। बाकी सारे एंगल्स को हम थोड़ा कम यूज करते हैं क्योंकि उनका रेशियो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इनका रेशियो निकालना थोड़ा हमारे लिए कक्षा 10वीं के लेवल के हिसाब से इजी है। ठीक है, इजी है मतलब मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। चलिए यहां पे आपको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं। हम बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइड्स और एंगल्स का रेशियो निकाल के उसकी मदद से उसके बाद फिर हम एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए रेशियोज कैसे होते हैं। द रेशियोज बिटवीन किसमें? डिफरेंट साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। सब देखो, एक एंगल तो 90 हो गया, उसके साथ कितना ही खेल लोगे तो बचे फिर बाकी दोनों एंगल जिनके पास ज्यादा यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और उनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक बार फिर से, राइट एंगल ट्राइंगल की अलग अलग साइड्स का रेशियो और उनका कनेक्शन विद द एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे यहां पे अगर ये वाला एंगल है तो इसके जो तीनों साइड्स हैं उनका किस साइड से क्या कनेक्शन होगा, क्या रेशियो होगा, वो इस एंगल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो रेशियो चेंज हो जाएगा, एंगल की वैल्यू घट जाएगी तो भी रेशियो चेंज हो जाएगा। और एंगल की मदद से मैं यहां पे रेशियो हेल्प निकाल सकता हूं और रेशियो की मदद से मैं एंगल भी निकाल सकता हूं। दोनों चीजें हम लोग करते हैं ना, आपने अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा। चलिए यहां पे देखिए कौन कौन से रेशियोज हमारे पास हैं। तो मुख्यतः हमारे पास 6 रेशियो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सबसे नीचे लिखी है वो ये कि पाइथागोरस थ्योरम का यहां काफी ज्यादा उपयोग होगा, विच इज h² = b² + p²। ठीक है, अब सर इसमें h क्या है, b क्या है, p क्या है, तो वो समझते हैं। देखो सबसे पहले देखो h होता है हाइपोटेन्यूज। परिभाषा, वह साइड जो कि 90 डिग्री के ठीक सामने होती है उसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूज। अब बचा दूसरे दो, दैट इज P और B। अब P और B क्या होते हैं? तो P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड B स्टैंड्स फॉर बेस। ठीक है, क्या ये दोनों फिक्स रहते हैं? नहीं, कभी नहीं। ये दोनों कैसे डिपेंड करते हैं? ये दोनों डिपेंड करते हैं आपके एंगल पे जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, अगर मैं देखूं तो भैया जो मेरे मामा जी हैं, ठीक है, और जो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, दोनों ही पुरुष हैं, ठीक है, पर मेरे पिताजी हैं, मेरे मामा जी हैं, परंतु मेरे मामा जी के बेटे के लिए जो मेरे मामा जी हैं वो उसके पिताजी हैं और जो मेरे पिताजी हैं वो उसके क्या हैं? फूफा जी हैं। तो रिश्ता बदल गया यदि आपका देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया। दोनों हैं तो रिश्तेदार, दोनों हैं पुरुष, लेकिन जब आप देखने का नजरिया बदल देते हैं, मेरी माता जी के लिए जो मेरे पिताजी हैं वो उनके पति हैं और मेरे मामा जी उनके भाई हैं। तो देखने का तरीका जब चेंज हो जाता है, आपका नजरिया पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाते हैं। आपने जिस एंगल से संबंध निकालने का प्रयास किया है, मतलब जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, उसके ठीक सामने वाला साइड जो होता है उसे आप परपेंडिकुलर कहते हैं और जिस पे वो एंगल टिका है वो होता है उसका बेस। तो यहां पे ए के लिए ये जो नीचे ए बी है वो बेस है और जो बी सी है वो है परपेंडिकुलर। जबकि अगर कोई मुझसे सी के लिए पूछेगा तो सेम परपेंडिकुलर और सेम बेस नहीं रहेगा, हालांकि हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली ही होती है, तो उसका मसला होता ही नहीं है। अब अगर आप सी के उससे देखना चाहते हैं, सी के नजरिए से,
तो जो एंगल सी के नीचे है इसको हम बोलेंगे बेस और इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये समझ में आया आपको? जिस एंगल की चर्चा हो रही है, ए हो या सी हो, बी को हम चर्चा में नहीं लेंगे क्योंकि वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री वाला एंगल पूरे पिक्चर में से एक ही काम करता है, इंट्रोडक्शन दे देता है कि भैया मैं हूं तो ये पूरा चैप्टर हो रहा है, मैं नहीं तो चैप्टर नहीं। मतलब अगर एंगल 90 नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगी नहीं पाएगी। तो बस उसका उतना ही काम होता है, उसके बाद बाकी सारा काम बाकी एंगल्स और साइड्स का होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे रेशियोज क्या होते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं साइन ए आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का कनेक्शन बताता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस ए, ये बताता है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का रेशियो। ठीक है सर, ये साइन और कॉस क्या है भैया? देखो रेशियो निकालोगे तो कुछ ना कुछ नाम तो दोगे ना, क्योंकि दोनों ही एंगल ए के बारे में है। तो साइन ए इज अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेशियो, कॉस ए इज अ डिफरेंट, तभी दोनों का जो आंसर है वो भी अलग अलग है। उसके बाद tan ए हो जाएगा यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cosec A is the opposite of sin A, which is hypotenuse upon perpendicular. sec A is hypotenuse upon base, which is cos का उल्टा, और cot A would be base upon perpendicular, which is tan का उल्टा। तो ये tan का उल्टा, ये cos का sec का उल्टा, और माफ कीजिएगा ये sec हो जाएगा cos का उल्टा। ठीक है, अब अगर मैं आपको होमवर्क दूं कि जरा मुझे sin C बताओ कितना होगा। ठीक है, देखो यहां पे अब निकालते कैसे हैं। साइन ए आपको दिया हुआ है, अब आपको साइन सी निकालना है। क्या वो ठीक एग्जैक्टली इसके जैसा होगा? सर देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला तो रहेगा, पर जैसे यहां पे आ रहा है बीसी अपॉन एसी, वैसा आएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अब देखो साइन सी यदि हम कंसिडर कर रहे हैं तो ठीक सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और बाजू वाली साइड हो जाएगी बेस, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। इन दिस केस साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। ऐसे ही कोई आपसे अगर कॉस सी पूछ ले तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच इज, अब देखो सी वाले एंगल के लिए बेस क्या है? बीसी है, तो बीसी अपॉन ए सी। अब देखो यहां पे चेक करो, साइन ए था बीसी अपॉन ए सी, और यहां पे साइन सी है ए बी अपॉन ए सी। कॉज ए था ए बी अपॉन ए सी, तो कॉज सी है यहां पे बी सी अपॉन ए सी। डिफरेंस आया ना? अब जब अलग अलग वैल्यूज होंगी यहाँ पे साइड्स की, तो रेशियोज भी अलग अलग आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एंगल बदलेगा तो रेशियो भी बदल जाएंगे, एंगल के हिसाब से रेशियो डिसाइड होता है। चलिए, और अगर कोई चीज ना पता हो, कोई दो साइड्स पता हो, तीसरी ना पता हो, तो इस वाले स्टेटमेंट का उपयोग करके हम आसानी से तीनों में से जो भी अननोन साइड है उसे पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, शायद कुछ सवाल हो हमारे पास। बिल्कुल है। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, सर्वप्रथम कृपया किसका डायग्राम का निर्माण करें, ड्राइंग करें। तो भैया देखो यहाँ पे ये आपकी ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें तीन एंगल होंगे। ए जो बी है वो पहले से 90 है, और ये हो गया सी। अब आपसे कहा यहां पे यदि साइन ए की वैल्यू है 4/5, आपको टैन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए साइन ए का मतलब यहां पे एंगल ए के बारे में चर्चा हो रही। जैसे मैंने एंगल ए देखा, मैंने फटाफट एंगल ए यहां पे हाईलाइट कर दिया और उसमें मार्क भी कर दिया कौन सी साइड है परपेंडिकुलर और कौन सी साइड है बेस और कौन सी साइड है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए साइन ए मतलब अगर मैं साइन ए का डायग्राम की मदद से फॉर्मूला निकालूं तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच इज परपेंडिकुलर की जगह यहां पे आ जाएगा बीसी और हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा एसी। अब अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो BC वुड बी 4x एंड AC वुड बी 5x, क्योंकि रेशियो है एग्जैक्टली 4 या 5 होगा या नहीं ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां आ जाएगा 4x, यहां आ जाएगा 5x। अब आपसे पूछ रहा है tan A बताओ। तो भैया देखो
tan a का मतलब होता है फॉर्मूला के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपके पास परपेंडिकुलर है, आपने लिख दिया 4x, पर आपके पास बेस नहीं है, तो अब आप किसको याद करेंगे? आदरणीय सम्माननीय पाइथागोरस थ्योरम जी को। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पाइथ थ्योरम क्या मिलेगा आपको? सर आपको मिलेगा कि ए बी स्क्वायर दैट इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ए बी स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि वो निकालना है, बीसी की जगह आ जाएगा 4x का स्क्वायर और एसी की जगह 5x का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी स्क्वायर वुड बी इक्वल प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। अब आप सॉल्व करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा कितना? सर माइनस करने पे आएगा 9x स्क्वायर विच इज इटसेल्फ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3x। अब अगर ये 3x है फिर तो हम आसानी से tan a निकाल सकते हैं। सर परपेंडिकुलर क्योंकि a की ही बात हो रही है तो हो जाएगा BC अपॉन बेस दैट इज AB। सॉल्व किया आपने तो यहां पे आपको मिलेगा 4x अपॉन 3x। अब क्योंकि रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 से 3 कैंसल, आंसर आया 4:3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है सर, ऑप्शन ए के रूप में। तो यहां पे हमने ऑप्शन ए को अपना जवाब मार्क किया कि आंसर आएगा 4:3 या फिर 4/3, क्योंकि आप tan a की वैल्यू निकालो तो वैल्यू कितनी आएगी? 4/3। आसान था, समझ में आया कैसे आपने गिवन जानकारी से पहले साइड्स की वैल्यू निकाली, फिर जो अननोन था उसको पता किया, उसके बाद फिर tan a की वैल्यू निकाली फॉर्मूला पुट करके। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है 4:3। रेशियो बड़ा छोटा हो सकता है कि न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा न्यूमरेटर छोटा रहेगा या डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, ऐसा अभी तक तो कोई रूल हमने तो नहीं सुना है। आपने कोई अलग से बनाया हो तो प्लीज बता दें। चलिए अगला यहां पे एग्जांपल है, देखिए इफ sin थीटा इज इक्वल टू 24/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड प्लस cot थीटा। चलिए अब देखो यहां पे साइन, सर ये थीटा मतलब क्या होता है? देखो जब कोई एंगल को आपको नाम नहीं देना होता, डायग्राम नहीं ड्रॉ करवाना होता, तो आप एंगल को ऐसे नाम दे देते हैं कि भैया साइन थीटा 24/25। ठीक है, अब साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 24/25। इसका मतलब ये जिस भी ट्राइंगल का हिस्सा है, जिस भी एंगल की चर्चा हो रही है उसका परपेंडिकुलर है 24, h है 25, तो अब हमें बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकालोगे और बेस क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए तीनों चीजें पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो सर बेस निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम की h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्योंकि हमें बेस चाहिए तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। h की जगह आ जाएगा 25 का स्क्वायर, p की जगह आ जाएगा 24 का स्क्वायर और यहां आ जाएगा b स्क्वायर। अगर आप यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करते हैं तो आपको मिलेगा a माइनस b इंटू a प्लस b। वैसे आप चाहें तो दोनों का स्क्वायर निकाल के फिर माइनस करके भी आंसर निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। यहां माइनस करने पे 1, यहां पे ऐड करने पे आएगा 49, 24 की जगह मैंने 49 ही लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं पहले। तो यहां आएगा 24, ऐड करोगे तो यहां आएगा 49 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब b की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 49 विच इज 7। अब जैसे ही b आ गया 7, अब तो कोई सा भी रेशियो निकालने को कोई भी व्यक्ति बोल दे हमें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। क्या निकालना है? सर cosec थीटा। देखो cosec तो होता है साइन का उल्टा, ठीक है, तो जो भी साइन का रेशियो है उसे एग्जैक्टली अपोजिट कर दो, आपको cosec मिल जाएगा। तो जाएगा 25/24, आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, बचा cot। तो जो cot होता है tan का उल्टा, मतलब ऊपर बेस नीचे परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 24। अब आप दोनों को ऐड करेंगे 25/24 प्लस 7/24। सॉल्व करोगे आएगा यहाँ पे 25 और 7 हो जाएगा 32/24 विच इज ऑल्सो 8 4 32, 8 3 24। तो यहां भी जवाब आया 4/3।
सर क्या हर सवाल का जवाब 4/3 आता है? ऐसा कोई रूल नहीं है, पर इस केस में जवाब आ रहा है 4/3। आपको समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आसान था बिल्कुल सर। चलिए यहां पे हम करेंगे एक बार स्क्रीन को क्लियर करने से पहले कंप्यूटर जी के साथ वेरिफिकेशन। तो ऑप्शन बी 4/3 हमारा भी सही, कंप्यूटर जी का भी ठीक है। तो इसी के साथ स्क्रीन क्लियर करके हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे हमारे पास आ गया ही ये स्पेसिफिक टेबल, जो कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए आपको बताता है कि रेशियोज क्या होंगे। उदाहरण के तौर पे अगर जिस एंगल की आप चर्चा कर रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है, जिस एंगल की आप चर्चा कर रहे हैं वो है 30 डिग्री का, तो उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रेशियो होगा 1:2। सिंपल भाषा में, अगर आपका ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 फिक्स है, क्योंकि वो होगा तभी तो पूरी कहानी शुरू होगी। तो अगर एक एंगल है 90, दूसरा है 30, तीसरा है 60, ठीक है, 3 हो जाएंगे, 180 हो जाएगा। इसमें से अगर जो 30 वाला एंगल है उसको ध्यान में रखकर अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशनशिप के बीच का कनेक्शन क्या होगा, तो वो सदैव ही 1:2 के 1/2 के बराबर आएगा। सर अगर 1/2 या 1/2 नहीं आ रहा है तो मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ गलती है, गड़बड़ है, या तो एंगल 30 नहीं है या तो साइड्स की वैल्यू में कुछ दिक्कत है, ठीक है। अगर वहीं वो एंगल हो जाता है 45, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, जिसे इतना बोलने की जगह केवल साइन रेशियो बोला जाता है, वो हो जाएगा 1/√2। अगर एंगल हो जाता है 60, तो फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो जाएगा √3/2। मतलब अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3 तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पक्का होगी 2। और अगर एंगल को आप 90 ही कर देते हैं पूरा का पूरा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पर फिर भी हम पढ़ते हैं, उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रेशियो हो जाएगा 90 डिग्री के 1 के बराबर, ठीक है। ऐसे ही जब आप कॉस की चर्चा करते हैं तो भैया कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मतलब अगर एंगल है 30 तो बेस होगा √3, हाइट होगा, हाइपोटेन्यूज होगा 2। अगर एंगल है 45 तो बेस होगा 1/1 और हाइपोटेन्यूज होगा √2। अब देखो यहां पे ये साबित भी होता है कि सही है वो इस प्रकार की, देखो किसी भी ट्राइंगल में अगर दोनों एंगल 45 होगा, मतलब साइन भी 45 और कॉस भी 45, अर्थात दोनों एंगल बराबर हो गए, तो भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर हो जाएंगे, इसलिए रेशियो भी बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहां पे दिख रहा है 1/√2। ये आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये सही है या नहीं। आप यहीं पे देख सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट अब तक आप पढ़ के आए हैं कि अगर ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, मतलब एक ट्राइंगल में दोनों एंगल्स बराबर 90 डिग्री वाले को छोड़ के, मतलब उनके सामने की दोनों साइड्स बराबर, और दोनों जब साइड्स बराबर होंगी तो उनका एक बराबर चीज मतलब हाइपोटेन्यूज से रेशियो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ये समझ में आया आपको? ऐसे ही और भी वैल्यूज हैं, वैसे आपको इन सारी वैल्यूज में से एटलीस्ट साइन, कॉस, टैन, ये तीनों की सारी वैल्यूज तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखो जिससे मैंने याद की थी। सबसे पहले मैंने केवल साइन की वैल्यू याद की थी। साइन की वैल्यूज होती हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस के केस में इसको उल्टा कर दो तो 1, √3/2, 1/√2, 1 और 0। तो ये देखो 0 से शुरू करते हुए बढ़ते हुए क्रम में 1 तक पहुंचा, और ये 1 से शुरू होकर घटते हुए क्रम में 0 तक पहुंच जाता है। एग्जैक्टली उल्टा चलता है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और इन दोनों को डिवाइड करने पर आपको tan की वैल्यू मिल जाती है। तो 0/1 डिवाइड करने पे 0, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, 1/√3, ठीक है। यहां पे आप दोनों बराबर हैं, कैंसिल कर दोगे, आंसर 1। यहां पे आप डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मतलब केवल √3। 1/0 डिवाइड करने पे आपको मिलता है नॉट डिफाइंड। सर अब ये नीचे की तीन वैल्यूज, तो जनाब आपने पढ़ा है साइन का उल्टा कॉसेक, तो जब यहां पे उल्टा है तो वैल्यूज में भी उल्टा कर दो। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं अगर बाकी सब कुछ इरेज कर दूं,
और आपको एकदम बेसिक फंडा समझाऊं, देखो 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। यहां पे 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 होके नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे ही इसके नीचे आता है कॉस, उसका उल्टा होता है सेक, तो यहां भी सारी वैल्यूज उल्टी, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। और अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट और टैन उल्टा, तो टैन की वैल्यू उल्टी कर दो, 0 का नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत समझ में आया, बाकी वैल्यू जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे लिखेंगे तो याद हो जाएंगी। बहुत बार बहुत से स्टूडेंट्स केवल इतना ही याद करते हैं और उसके बाद एग्जाम हॉल में जाते ही अपनी आंसर शीट पे ये वैल्यू लिख के, ये वैल्यू बता करके ये वैल्यू भी लिख लेते हैं और उनका काम हो जाता है एग्जाम में। उनको कहीं भी दिक्कत नहीं आती है कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर, ये वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा, आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे आपको देखो क्या बोल रहा है कि द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो जो एंगल्स हैं उन्हें बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये क्वाड्रेंट। ठीक है, जहां पे आपको सारे एंगल देखने को मिल जाते हैं। आप 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप 90 तक जा सकते हैं, 90 के बाद 180 तक जा सकते हैं, 180 से 270, 270 से घूम के 360 डिग्री तक। ठीक है, हालांकि ट्रायंगल में एंगल तो 90 तक ही हो सकते हैं, लेकिन ये सारे एंगल्स बताते हैं कि भैया कौन कौन सी एंगल्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ये समझ में आया आपको? ठीक है, क्योंकि देखो ट्रायंगल में इंटरनल एंगल तो 90 से कम होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एंगल भी तो हो सकते हैं, तो कभी कभी ये काम भी आता है। यहां पे देखो जो पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे वो साइन की हो, कॉस की हो, टैन की हो, कॉट की हो, कॉजेक की हो, सेक की हो, सारी वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसमें साइन और कॉजेक, मतलब ये होता है साइन का इलाका। ठीक है, तो साइन और उसका अपोजिट वाला जो कॉजेक है उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां पे टैन का राज चलता है, तो टैन और कॉट की वैल्यूज पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। चौथे वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है, यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। देखो इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहां पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव तो ए लिख दिया मतलब ऑल, यहां पे साइन पॉजिटिव तो एस लिख दिया, यहां पे टैन पॉजिटिव तो टैन लिख दिया, यहां पे कॉस पॉजिटिव तो सी लिख दिया। कुछ लोग इसको ऐसे याद रखते हैं कि भैया आफ्टर, क्योंकि आफ्टर का ए मतलब हो जाएगा ऑल। ठीक है, स्कूल, तो स्कूल में मतलब होता है सी एस, तो मतलब ये हो जाएगा साइन के लिए, टू टी मतलब हो जाएगा टैन के लिए, और सिनेमा मतलब पिक्चर देखने जा रहे हो, और सी का मतलब हो जाएगा कॉस। तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, इसको याद करने का तरीका है, आप ऐसे ट्रिक बना लें कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में स्कूल मतलब एस मतलब साइन पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टू मतलब टैन पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में एस सी मतलब कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोल दे कि भैया एक बात बताइए कि साइन 127 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, खाली इतना ही पूछ ले, तो आप उसके बारे में कैसे इवैल्यूएट करोगे? साइन 127 डिग्री मतलब कितना हो गया भाई? साइन 127 मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट वाला। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो मतलब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब कोई आपसे पूछ ले, अच्छा बता दो cos 137 डिग्री 132 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अब सर cos 132 लाई करेगा, देखो 0 से 90 और थोड़ा ज्यादा, तो 132 मतलब यहां पे
सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? कोई आपसे पूछ ले अच्छा बता दो tan 200 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर tan 200 मतलब 180 से ज्यादा और 270 से कम, तो इसमें लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। समझ में आया आपको? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। चलिए यहां पे अब हम क्या करेंगे, जादुई बटन दबा के नए कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। अब देखो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा आप पढ़ते हैं एंगल्स के साथ। अब जब वो नॉर्मल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ना कुछ काम तो होगा ही उनका। ठीक है, और खासकर राइट ट्राइंगल में तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि राइट ट्राइंगल में जो राइट 90 डिग्री को छोड़ के जो बाकी दोनों एंगल हैं वो वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री ही हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखो क्या होता है, सबसे पहले तो आपके एंगल पे डिपेंड करेगा। आपके एंगल क्या क्या हो सकते हैं, 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा। ये आप क्या कर रहे हो, कनेक्शन निकाल रहे हो एक एंगल्स के बीच में। ठीक है, जैसे यहां पे आप देखेंगे साइन ए कन्वर्ट हो जाता है कॉज ए में 90 माइनस थीटा के लॉजिक के तहत। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो भैया साइन, मान लीजिए आपके पास साइन 32 डिग्री है। अब किसी ने आपको बोला इसे कॉज में कन्वर्ट कर दो, तो भाई कॉज में क्या सेम एंगल रहेगा? नहीं रहेगा। क्या एंगल होगा, कैसे चेंज होगा, वो पूरी कहानी यहां बयां हो रही है कि साइन को कॉज में यदि मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे हो जाएगा। तो वो एंगल क्या होगा, क्या वो एंगल 32 डिग्री ही रहेगा या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो हम पूरा पढ़ेंगे। हमारे पास इसका क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपने आपकी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व किए, पर पहले ये रूलिंग समझ लो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आके इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना समझेंगे। ठीक है, तो साइन गेट्स कन्वर्टेड टू कॉस, cos gets converted to sin, tan gets converted to cot, cosec gets converted to sec, sec gets converted to cosec and cot gets converted to tan। तो sin का उल्टा cos, cos का उल्टा sin। जब एंगल क्या हो 90 माइनस थीटा के थ्रू कन्वर्ट किया जा रहा हो, अगर 90 प्लस थीटा है तो भी sin becomes cos। ठीक है, देन cos becomes माइनस ऑफ sin, जैसा कि आपने पढ़ा था कि देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा, ये 90 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा 90 से ज्यादा 180 से कम, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें साइन होगा पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव मतलब यहाँ पे कॉज ए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसके बाद कॉस का उल्टा हो गया माइनस ऑफ साइन, क्योंकि भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, वैसे टैन क्या होता है, वो भी नेगेटिव हो जाता है, और ऐसे ही कॉजेक का सेक, सेक का माइनस कॉजेक और कॉट का माइनस टैन। ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे वाले रेशियो भी देख लेते हैं। अब देखो अगर साइन का एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा, मतलब कितने से कम है, 180 से कम है, 90 से ज्यादा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन पॉजिटिव। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है सारे एंगल जो कि इस पूरी श्रेणी में आते हैं, तो देखो साइन पॉजिटिव, कॉस वाला नेगेटिव, ठीक है, टैन वाला नेगेटिव, उसके बाद फिर कॉजेक वाला, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉजेक पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव, सेक वाला नेगेटिव, कॉट वाला माइनस कॉट, ठीक है, नेगेटिव। और अगर 180 प्लस हो गया, अब जैसे ही आप 180 प्लस कर देंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे सर? अगर आप ध्यान से देखें, अगर याद करें तो 180 यहां पे होता है ना, बिल्कुल फ्लैट, तो 180 प्लस मतलब तीसरे वाले में आ जाएंगे। तो तीसरे वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? तीसरे वाले क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा मतलब कॉट पॉजिटिव होता है। तो देखो यहां पे टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, और आप ध्यान से देखेंगे अगर साइन साइन ही है, कॉस कॉस ही है, बस लेकिन माइनस साइन लग गया, टैन टैन है, कॉजेक कॉजेक है, सेक सेक है, कॉट कॉट है, बस क्या हो गया, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में थे ये सब, इसीलिए आपके जो जनाब हैं टैन और कॉट, इनको छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव। अब इस टेबल को देखो बनाते कैसे हैं, ये आप खुद भी बना सकते हो। कैसे? सबसे पहले दो चीजें ध्यान रखो, एक तो आपको क्वाड्रेंट पकड़ना है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा। जैसे 90 माइनस थीटा मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में,
मतलब ऑल पॉजिटिव, तो देखो सारे पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। और एक और चीज अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो ये सारी वैल्यूज उल्टी हो रही है, मतलब साइन का उल्टा हो जा रहा है कॉस, कॉस का उल्टा हो जा रहा है साइन, टैन का उल्टा कॉट, कॉजेक का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉजेक और कॉट का उल्टा टैन। तो साइन हो गया कॉस, कॉस हो गया साइन, टैन हो गया कॉट, कॉट हो गया टैन, कॉजेक हो गया सेक, सेक हो गया कॉजेक। कब? जब आप 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, मतलब आपका एंगल 90 डिग्री से कम है तो, और आपको कैलकुलेट करना है या फिर चेंज करना है तो। अब अगर 90 से ज्यादा है तो मतलब आप हो गए 90 से 180 के बीच में, ठीक है। 90 से 180 के बीच में हो गए तो मतलब क्या होगा सर, साइन पॉजिटिव और कॉजेक पॉजिटिव। अब क्योंकि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव हैं तो साइन का उल्टा हो जाएगा यहां पे कॉस, क्योंकि 90 के साथ जब आप खेलते हैं तो आप उल्टा कर देते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। कॉस का उल्टा हो गया साइन, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल इस पे डिपेंड करता है किसको आप चेंज कर रहे हैं, किसके साथ आप खेल रहे हैं, ठीक है। फिर से 180 माइनस थीटा मतलब ये भी 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी साइन और कॉजेक पॉजिटिव, जैसा कि आप देख रहे हैं साइन वाली वैल्यू कॉजेक वाली वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। और लास्ट वाले में 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये दोनों हो गए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहां पे टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। तो टैन वाली वैल्यू और कौन सी कॉट वाली वैल्यू, ये वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सब नेगेटिव होंगी। तो देखो यहां पे टैन और कॉट वाली वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। चलिए यहां पे आप करेंगे स्क्रीन क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, वो पढ़ के फिर हम एप्लीकेशन पे आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10वीं में आपको सिखाई जाती है। सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत सिंपल भी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लास्ट में कॉसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1। अब यहां पे लोगों को कई बार याद नहीं रहता कौन किससे माइनस होगा, ठीक है। तो देखो सेक माइनस टैन इक्वल टू 1 एक ये होती है, दूसरी होती है कॉसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहां पे ये साइन प्लस कॉस 1 ये तो सबको याद हो जाती है बिना किसी दिक्कत के। इन दोनों में अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको अपने हिसाब से कुछ शॉर्ट ट्रिक बना के याद रखना है, ठीक है। जैसे यहां पे आप याद रख सकते हैं कि भैया कॉसेक और सेक दोनों साथ में लेंगे, लेकिन इंसान गलती पता है क्या करता है, कुछ लोग जल्दबाजी में कैसे लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये अगर आपने लिख दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि ये सही नहीं है ना। तो ध्यान रखना कौन किससे माइनस होने पे क्या आंसर आ रहा है और कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, वो भी हम सवालों में पढ़ेंगे। इनका प्रूफ भी है, लेकिन आपको प्रूफ इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि इनको कैसे यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए इस पूरे चैप्टर में सवालों का जो आपका इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। और कौन सी आइडेंटिटीज हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें याद होना चाहिए। जैसे एक है भैया टैन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा एक है ये कॉस 2 थीटा, जहां भी आप नोट्स बनाते हैं कृपया इनको लिख के रख लीजिए और दिन में 2-3 बार पढ़िए तभी आपको याद होंगे, ठीक है। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर एक और तरीका लिखने का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर एक और तरीका लिखने का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अलग अलग तरीके, परंतु एंड रिजल्ट एक ही है, दैट इज कॉस 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा क्या होगा, तो सर वो होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं सर, इसी कुछ खास दिक्कत अब तक तो नहीं आ रही है, समझ में आ गया। चलिए ये आपकी आइडेंटिटीज हो गई कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो कि आपको याद रखनी है। और भी देख लेते हैं हमारे पास फॉर्मूलाज हैं क्या, बिल्कुल हैं। एक होता है साइन ए प्लस बी, दूसरा होता है साइन ए माइनस बी।
रिजल्ट सेम है, बस साइन अलग हो जाता है। जब साइन ऑफ ए प्लस बी आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको? साइन ऑफ ए प्लस बी। तो आप साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी करते हैं, और जब माइनस निकालना है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किया जाता है। प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। लेकिन कॉस के केस में उल्टा हो जाता है। कॉस ऑफ ए प्लस बी जब आप करते हैं तो वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो अगर आपको लिखना अच्छे से तो कॉस ऑफ ए प्लस बी जब आप निकाल रहे हैं तो वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ध्यान रखना। और जब आपको नेगेटिव का निकालना हो तो ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और यहां माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आपने यह ध्यान रख लिया। यस सर, बिल्कुल। इसके अलावा tan a प्लस बी, तो देखो यहां पे भी होता है tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यदि माइनस है नीचे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो यहां पे डिनोमिनेटर में साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट होता है, जैसा कि कॉस के केस में हुआ। जैसे हमने साइन 2a निकाला, कॉस 2a निकाला, मतलब साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। वैसे यहाँ पे tan 2a भी है, जिसको tan 2 थीटा भी बोल सकते हैं। वो होता है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जहां पे आपने पिछले दो नियम लिखे, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, उसके ठीक नीचे ये भी लिख लीजिए कि tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, जो एंगल ए है उसको आप थीटा भी बोल सकते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्रीन क्लियर? आगे है हमारे पास साइन 3 थीटा भी है, 2 के बाद अब 3 भी आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, तो यहां पे है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा थोड़ा उल्टा हो जाता है, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये उल्टा पलटा होता है, ये याद रखना। अगर आपने यहाँ पे जो पावर्स हैं वो इधर की जगह इधर लगाती तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हाँ, आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि 4 के साथ 3 पावर में आता है और 3 के साथ कुछ भी पावर में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए tan 3 थीटा, तो 3 tan थीटा अपन 1 माइनस tan अपॉन माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो याद तो ये करने पड़ेंगे, चाहे आप कैसे भी करें। याद करने का एक तरीका है कि आप इन सबको एक ही जगह पे लिख लें और फिर एक चार्ट पेपर की तरह बना के उसको रोज देखते रहें, 2-3 बार पढ़ते रहें, आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए एग्जांपल आ गया। अब यहाँ पे वो जो हमने लॉजिक पढ़ा था ना, कौन सा वाला, वो साइन 90 माइनस थीटा वाला, उसको यूज करेंगे हम। ठीक है, देखो कैसे। तो यहाँ पे है 3 साइन 32 अपॉन कॉस 58, ठीक है, माइनस सेक 42 अपॉन कॉसेक 48। देखो जब भी आपको ऐसे एंगल्स दिए हो ना, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या फिर जो भी आपके मल्टीप्लीकेशन में भी अगर दिया हो तो क्या वो अपोजिट हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है साइन, हाँ अपोजिट हैं। सेक का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है सेक, मतलब अपोजिट है, मतलब यहां पे कुछ हो सकता है। दूसरी चीज आपने चेक करनी है, क्या एंगल्स को जोड़ने पे 90 आ रहा है। तो 8 और 2 10, 5 और 3 8, 1 9। अगर आपने ये दोनों चीजें चेक कर ली और दोनों ही पैरामीटर आपके फुलफिल हो रहे हैं, मतलब पक्का आप यहां पे सही जा रहे हैं। तो ये 8 और 2 10, 4 और 4 8, 1 9। अब देखो यहां पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ऊपर है 3 साइन 32, जिसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं, लेकिन नीचे जो कॉस है ना, उसको मैं कॉस 58 को लिख रहा हूं 90 माइनस 32। और ऐसा क्यों? क्योंकि सर 58 आप 90 में से 32 माइनस करेंगे तब भी आएगा। बिल्कुल ठीक, क्या बोला मैंने कि 58 अगर 90 में से 32 माइनस करूंगा तब भी आएगा। तो 58 की जगह 32 लिख दिया, कुछ गलत थोड़ी किया भैया। यहां पे 58 था, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस 32। तो ये हो जाएगा 3 साइन 32 अपॉन कॉस 90 माइनस 32। तो ये भी कितना हो जाएगा सर, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये है कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहां पे आप देखिए कैसे हमने बड़ी आसानी से
cos 58 को sin 32 में कन्वर्ट कर दिया और ये बिल्कुल सही किया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या किया हमने पहले cos 58 को cos 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा, और जैसे ही हमने देखा cos 90 माइनस थीटा का लॉजिक लग रहा है, हमने उसको कन्वर्ट करके साइन में लिख दिया, ताकि ऊपर का sin 32 और नीचे का sin 32 कैंसिल, केवल 3 बचेगा। इस तरफ भी कुछ ऐसा ही यहां पे हम मेहनत करेंगे, तो मैं ऊपर वाले सेक को लिख रहा हूं 90 माइनस 48। जब 90 में से 48 माइनस करते हैं तभी तो 42 आता है, नहीं तो कैसे आएगा, होल डिवाइड बाय कॉजेक 48। चलिए अब सेक 90 माइनस थीटा हो गया, मतलब कॉजेक हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉजेक 48 अपॉन नीचे भी कॉजेक 48, इन दोनों को आप माइनस डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो कुल मिला के आपकी इतनी मेहनत का रिजल्ट सिर्फ इतना आया कि न्यूमरेटर तब जो पहला वाला फ्रैक्शन है वो 3, दूसरा वाला सेक्शन फ्रैक्शन हो गया 1, 3 माइनस 1 करने पे आपका आंसर 2। क्या आपने कभी सोचा था कि इतने बड़े एक्सप्रेशन का इतना छोटा आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं सर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये जहां पे आपने एंगल चेंज किया। कैसे किया आपने? सर जो लिखा हुआ एंगल था बस उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया, हो गया। चलिए इजी, गुड टू गो। यस सर। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, ऑप्शन सी 2 हमारा भी सही है, कंप्यूटर जी ने भी हाँ बोल दिया है। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां देखो, ये भी उसी लॉजिक पे बेस है, ठीक है। साइन 35 कॉस 46, ओके। तो यहां पे आप लिख रहे हैं कितना सर? यहां पे है साइन 35, सवाल लिखना बहुत अच्छा है, साइन 35 कॉस 46, फिर टैन 45, ठीक है। उसके बाद फिर टैन 45 के बाद क्या होगा? सेक 55, ठीक है, और कॉजेक 44। अब यहां देखो 5 एंगल हैं, ठीक है। क्या साइन और कॉस जो कि अपोजिट वाले हैं वो यहां पे कुछ कर पाएंगे? नहीं सर, उनको जोड़ने पे एंगल कितना आ रहा है? 81 आ रहा है, नहीं हो पाएगा। लेकिन हां, इस साइन का ये सेक के साथ कनेक्शन बन रहा है। कैसे सर? वो ऐसे है कि दोनों का एंगल जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि भैया यहां पे सेक को हम लोग साइन से कैंसिल होने वाला किसी एक फॉर्म में ला सके, वही हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। सेम हैपेंस विथ, ये 44 है, 45 नहीं, ठीक है। सेम वुड हैपन विद दिस कॉस एंड कॉजेक। तो देखो यहां पे वैसे देखा जाए तो साइन और कॉजेक अपोजिट है लेकिन कुछ काम के नहीं है, कॉस और सेक अपोजिट है लेकिन कुछ काम के नहीं है, बल्कि साइन की हेल्प करेगा सेक और कॉस की हेल्प करेगा कॉजेक। अब कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। देखो साइन 35 एज इट इज रहने दो, यहां पे भी cos 46 एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लीकेशन हो ही रहा है इनके बीच में। tan 45 फिलहाल तो एज इट इज रहने दो, बाद में इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो याद करके बतानी है आपको। सेक को लिख रहा हूं मैं यहां पे, सेक 55 की जगह लिख रहा हूं मैं 90 माइनस 35। क्या किया मैंने? 55 को मैंने 55 लाने वाले कैलकुलेशन से रिप्लेस कर दिया। किससे? 90 माइनस 35 से, क्योंकि जब आप 90 माइनस 35 करेंगे आपको 55 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है रिप्लेसमेंट आपने क्या किया? 55 लिखने का तरीका चेंज कर दिया। ऐसे ही कॉजेक के साथ मैं यहां पे लिख रहा हूं 90 माइनस 46, है ना? यही होगा 90 माइनस 46। यस सर। अब यहां पे ध्यान देना, ये साइन एज इट इज, ठीक है, ये कॉस एज इट इज, टैन एज इट इज, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो सेक है इट इज इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस थीटा, और जब भी ऐसा होगा तो आपका एंगल चेंज होके हो जाएगा, साइन सेक की जगह उसका अपोजिट दैट इज कॉजेक। तो यहां हो जाएगा कॉजेक 35 और यहां हो जाएगा कॉजेक का उल्टा हो जाता है सेक 46, ठीक है। अब यहां पे देखो साइन 35 एज इट इज, cos 46 एज इट इज, tan 45 एज इट इज। जो कॉजेक है इसको मैं हमेशा साइन का रेसिप्रोकल लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 35 इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 46। अब अगर आप ध्यान से देखें सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में हैं,
तो आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं। तो यहां पे आपके लिए sin 35 से sin 35 कैंसिल, cos 46 से cos 46 कैंसिल, केवल एक tan 45 बच गया जिसकी वैल्यू होती है दुनिया में सबसे आसान, दैट इज 1। तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा 1, जो कि है ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो गए और जो कैंसिल हो गए उनका तो कुछ आंसर आएगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पे? कैसे आपने एंगल लिखा और कैसे उसको यूज करके अपने सवाल के रिजल्ट तक पहुंचे। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी प्लीज एक बार जवाब वेरीफाई कर दीजिए। उनका जवाब भी है ऑप्शन डी 1, हमारा जवाब भी ऑप्शन डी 1। तो यहां पे करेंगे स्क्रीन क्लियर। अब नया क्वेश्चन है एग्जांपल 5 विच इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 45 प्लस 2 tan स्क्वायर 30 प्लस 1। अब देखो यहां पे आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो अगर कॉमन एंगल है 30, 45, 30, 60, 90, 0, इन सब की वैल्यू आपको पता है तो आप उनकी वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे यहां पे आपको देखो साइन कॉस टैन तीनों पूछ रहे, तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बनेगा साइड में एक छोटा सा टेबल जहां से हमें वैल्यूज निकालने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर टेबल नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये 0, 30, 45, 60, 90, और मैं पूरा नहीं, मैं केवल साइन का और उसका बनाता हूं, कॉस का और टैन का। साइन, यहां पे कॉस और यहां पे टैन। ठीक है, अब बस वैल्यू उठानी है, रखनी। देखो साइन शुरू होता है हमेशा 0 से, फिर आता है 1/2, फिर आता है 1/√2, फिर आता है √3/2 और फिर आता है 1। अपोजिट तो 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। इनका डिवीजन तो ये 0, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड। बस इतनी वैल्यूज मिल गई, मतलब मेरा काम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर 30, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है कि cos 30 का स्क्वायर। तो जो भी cos 30 का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। cos 30 हमारे हिसाब से होगा √3/2, तो यहाँ पे आपको √3/2 का स्क्वायर करना है। माइनस साइन स्क्वायर 45, तो ये भी बेसिकली साइन 45 का होल स्क्वायर है। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो यहां पे आप रखोगे 1/√2 का होल स्क्वायर। ये टेबल बनाने की प्रैक्टिस करना भैया, वरना दिक्कत हो जाएगी। प्लस 2 tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 tan 30 का होल स्क्वायर प्लस 1। tan 30 होता है 1/√3, तो प्लस 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करें। अब √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2/3, क्योंकि 2 1 जा 2 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका आंसर। सर यहाँ पे अगर हम देखें एलसीएम आएगा हमारा 12। ठीक है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहां मल्टीप्लाई होगा 4 और यहां मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा 12, क्योंकि 1 है। ठीक है, चलिए तो 9 माइनस 6 प्लस 8 प्लस 12 होल डिवाइड बाय कितना 12। अब 9 में से 6 गया 3, 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 और 3 हो जाएगा 23/12 हमारा आंसर, विच इज है ऑप्शन ए। क्योंकि कॉमन एंगल थे तो हमने और कुछ मेहनत नहीं की, केवल वैल्यूज को पिक किया, टेबल के फॉर्म में लिखा, वहां से आंसर को उठाया, हमारे सॉल्यूशन में डाला और सॉल्व करते हुए आंसर निकाला 23/12। कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई करें। ऑप्शन ए 23/12 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक, हमने भी वही किया। तो स्क्रीन क्लियर, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू साइन थीटा और जितने भी हमारे एंगल्स हैं इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो जैसे साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है, अगर आपने साइन का मॉड लगा दिया, मतलब आपने क्या बोला कि हम साइन को नेगेटिव नहीं होने देंगे, केवल पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, तो 0 से 1 तक हो जाती है, माइनस वाले सारे गायब। अगर आप कॉस को कर देते हैं तो यहां हो जाएगा 0 से 1 तक। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा, कोसेक थीटा, तो सेक कोसेक में भी क्या हो जाता है 1 से लेकर कोई लिमिट ही नहीं है।
ठीक है, तो 1 से लेकर कोई लिमिट ही नहीं है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब यहां पे देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर आपके पास ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा वुड आल्सो बी इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार सवाल में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c, तो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c रूट के बाहर, और वहां भी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c रूट के बाहर, बाकी दोनों अंदर। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। कभी कभी अगर आपको मान लो ऑप्शन में आपका साइन का आंसर आ रहा है 2, तो मतलब समझ लेना कुछ गलती, क्योंकि साइन 2 कभी हो ही नहीं सकता, -1 से +1 के बीच में ही लाई करता है। अगला प्रश्न है यहां पे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। चलिए क्या बोल रहा है, आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो देखो मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों की मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 इंटू आपको करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला, सर यहां पे आपने अभी सिखाया था कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा है, तो यहां पे देखो a cos थीटा माइनस b sin थीटा, यहां पे हो जाएगा सर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। चलिए इससे सॉल्व करके देखते हैं, तो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो जाएगा माइनस ऑफ, यहां पे हो जाएगा 9 प्लस 16 विच इज माइनस ऑफ रूट 25। रूट 25 आप सॉल्व करेंगे आपका आएगा माइनस ऑफ 5, क्योंकि नेगेटिव आएगा यहां पे, आंसर कितना आएगा -5, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। तो मिनिमम वैल्यू है -5, उसके आगे ऊपर बढ़ती रहेगी। कैसे पता लगाया हमने, तो जब भी ऐसा कुछ हो cos थीटा एंड माइनस साइन थीटा आगे नंबर्स हो, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप केवल यहां पे इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, दैट इज माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला में रखा और आपको आपका आंसर गर्मा गर्म रेडी होके तैयार। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आया कहां से, उसकी मेहनत है, देखो वो पूरा समझाना पड़ेगा, कभी किसी दिन अच्छे से टाइम मिला तो बिल्कुल समझाया जाएगा। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जवाब सही है कि नहीं है। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन सी -5, हमारा जवाब भी वही, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, अच्छा नया कुछ कॉन्सेप्ट है, ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, हाइट एंड डिस्टेंस यहां से शुरू हो रहा है। तो हमने कुछ सवाल आपको सिखा दिए, अब हम हाइट एंड डिस्टेंस को देख लेते हैं भैया इसमें क्या क्या होता है। तो देखो यहां पे आप जो आपका ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट रेशियोज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन्हें अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पे देखो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्या है ये, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे आप क्या करते हैं, जहां पे आप हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं एक पॉइंट का विच आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। अब उदाहरण के तौर पे कोई आपको बोल दे कि भैया बुर्ज खलीफा की हाइट निकालो, तो आप क्या मेजरिंग टेप लेके नापते फिरोगे, नहीं सर बहुत टाइम लग जाएगा, बाल काले से सफेद हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, परिवार वाले भूल जाएंगे हमें। तो हम क्या करते हैं हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके आसानी से लंबाई निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस हमें वो अस्त्र शस्त्र देता है जिससे इस तरीके के काम हमारे हो जाते हैं। किसी बिल्डिंग की हाइट निकालना, किसी बिल्डिंग की छत से कार कितनी दूरी पे है वो डिस्टेंस मेजर करना, ये सब हम कर सकते हैं यदि हम हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से जानते होंगे तो। चलिए अब देखो यहां पे दो चीजें होती है, सबसे पहला होता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, आप चीज को कहां से देख रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप नीचे की तरफ से कोई चीज ऊपर देख रहे हैं तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, पर आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये नीचे इस तरफ दिखेगी, तो वो फ्लो कौन सा है, डायरेक्शन क्या है, उस पर आपका एंगल डिफर करता है। ठीक है, अब यहां देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो देखो दो होते हैं, एक होता है एलिवेशन, दूसरा होता है डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब होता है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपने लिफ्ट में एलिवेटर भी यूज किया होगा, जब आप एक माले से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में वो जब वापस आती है तो नीचे भी उतार देती है, पर पहले तो जाते हो तभी तो नीचे आते हो, है ना, मॉल में। अब यहाँ पे देखो जो आपका एलिवेशन है यहाँ पे वो क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप नीचे खड़े हैं और आप कोई ऊपर की चीज देख रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे
एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। अगर कोई चीज ऊपर है पर आप उसको नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आप बना रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको दोनों समझने हैं, ठीक है। देखो यहां पे लिखा भी है, लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज ऑन द अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ऑब्वियस सी बात है, आप जमीन के कंपैरिजन में या फिर आपके नॉर्मल आई लेवल के कंपैरिजन में ऊपर या नीचे देखते हैं तो उसके ही साथ आपका एंगल बनता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद क्या होता है सर? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब आप ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में, मतलब डिप्रेशन का मतलब होता है डाउनफॉल, ठीक है। या हम कभी कभी बहुत दुखी होते हैं तो हम भी क्या बोलते हैं, आज हम लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, मतलब थोड़े से नीचे की तरफ आ गए, एनर्जी में लो हो गए हो। तो यहां पे भी एंगल में क्या हो गया है? एंगल में हो जाता है लो, विच इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। हालांकि दोनों ही केसेस में सॉल्व करने का तरीका कुछ खास अलग नहीं है, क्योंकि वही एंगल ऑफ डिप्रेशन बाद में क्या बन जाता है? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होकर हमें कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो कौन सा एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन? तो अल्फा है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड बीटा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। समझ गए आप? सर ये जो इसमें डैश डैश वाली लाइनें क्या है? ये नॉर्मल आई का व्यू है, मतलब अगर आप एकदम सीधे खड़े हैं तो एकदम स्ट्रेट जब आप देखेंगे तब आपकी आई साइट कैसी होगी, उसके कंपैरिजन में आप कितना नीचे एंगल बना रहे हैं, कितना नीचे जा रहे हैं, वो कहता है एंगल ऑफ, वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप खुद प्रैक्टिकली करके देखिए कि आप अपने घर की छत पे खड़ो के एकदम सामने देख रहे हैं तो एक हाथ ऐसे रख लीजिए और फिर दूसरे हाथ को यूज करके बताइए एंगल कितना हो रहा है। मान लो अगर नीचे कोई कार खड़ी है आप उसको देख रहे हो तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आई लाइन, जहां से आप सब कुछ सामने देखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। फिर उसके मुकाबले कितना नीचे आपको मुड़ना पड़ रहा है बिना अपनी गर्दन को हिलाए, केवल आंखों के द्वारा कितना नीचे आपको मुड़ना पड़ रहा है, दैट इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और अगर आप कोई चीज नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। तो कितनी ऊंची करनी पड़ रही है, क्या एंगल बना रहे हैं, वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नीचे से ऊपर एलिवेशन, ऊपर से नीचे डिप्रेशन। बहुत बढ़िया, चलिए स्क्रीन क्लियर कर देते हैं और हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहाँ पे अब सवाल ये है कि सर आपने बोल तो दिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां ऊपर होता है, लेकिन वहां कहां हवा में कैलकुलेशन के तीर चलाएंगे? तो भैया हवा में कैलकुलेशन तीर चलाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमारे ट्राइंगल में सेट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर एंगल है तो वो तो ट्राइंगल के बाहर हो गया, तो ट्राइंगल के अंदर लाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये दोनों एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कैलकुलेशन भले सेम हो, और अगर आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं और आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऊपर की जगह नीचे ले लिया तब भी आपका सवाल गलत नहीं होगा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां ऊपर होता है, जिसको फिर आप नीचे लेकर आते हैं, क्योंकि ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसके बाद आप आसानी से ट्राइंगल की सारी कैलकुलेशंस करके अपना आंसर बता देते हैं। इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ एलिवेशन वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन इस केस में, नॉट इन एवरी केस, ओके। तो आपको हर डायग्राम में चेक करना पड़ेगा कौन किसके बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपके काम आते हैं इस पूरे चैप्टर में। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद फिर टैन होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहां पे आप क्या देखेंगे, cosec theta is hypotenuse upon perpendicular, उल्टा sec theta is hypotenuse upon base, cos का उल्टा, cot is base upon perpendicular, tan का उल्टा, ठीक है। ये रहा आपका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर आपने एंगल B को अपना एंगल कंसिडर किया है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, पर अगर आपने एंगल C को किया है तो मामला उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस बात का ध्यान रखना।
तो किस एंगल की नजर से आप देख रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कहां परपेंडिकुलर होगा और कहां पे बेस होगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सर। चलिए स्क्रीन क्लियर। अब अगला प्रश्न, हम अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहां पे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे एग्जाम्पल की मदद से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मोहन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द 10th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो मान लीजिए ये आपकी बिल्डिंग है, 10वीं माले की बिल्डिंग हम मान लेते हैं। 10th फ्लोर का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो मान लीजिए ये है मोहन बाबू की आंख, वो नीचे से देख रहे हैं ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला इन्होंने? 30 डिग्री। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? इफ मोहन वॉज 60√3 फीट अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, ये रहा बॉटम ऑफ द बिल्डिंग और ये रही मोहन की दूरी कितनी? 60√3। ठीक है, अब आपने क्या बताना है? आपने बताना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब सबसे पहले यहां हम क्या करेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन थी क्या उतने का हमने डायग्राम बना दिया? बिल्कुल सर। अब यहां पे आइडेंटिफाई करो कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगा बेस और कौन होगा हाइपोटेन्यूज। अब आइडेंटिफाई करो क्या निकालना है। तो सर परपेंडिकुलर के बारे में जानकारी निकालनी है। क्या दिया है? बेस दिया है। तो हमें ऐसा रेशियो सोचना है जो कि परपेंडिकुलर और बेस के साथ खेलता हो। तो ऐसा एक ही रेशियो है, वो है tan थीटा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि आपका tan वाला जो थीटा वाला एंगल है वो बहुत काम आएगा, tan वाला रेशियो। यहां पे देखो पहले सवाल में ही काम आ गया। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है उन्हें रख दो। तो tan 30 वुड बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर की जगह आपने यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है तो P लिखा है, बेस की जगह लिख रहे हैं आप 60√3। अभी जो tan है इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1/√3 tan 30 होता है, आपने पढ़ा है। P इज इक्वल टू 60/√3। आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60√3/√3 इज द वैल्यू ऑफ P। √3 से √3 कैंसल, P इज इक्वल टू 60, मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 60। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा सर? क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 60। और ये क्या है? ये हमारे बिल्डिंग की हाइट है। क्या है? बिल्डिंग की हाइट है। कितनी? 60 फीट, क्योंकि यहां भी कैलकुलेशन फीट में था। समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। कंप्यूटर जी प्लीज जवाब को वेरीफाई करें। कंप्यूटर जी का जवाब भी है 60, हमारा जवाब भी 60। तो यहां पे स्क्रीन क्लियर। एग्जाम्पल 7 समाप्त। अगला प्रश्न है एग्जाम्पल 8। फ्रॉम अ हॉट एयर बलून अ बॉय थीटा फाउंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू बी 45 डिग्री। इसका चित्र बनाते हैं। देखो मान लो ये है आपका बलून, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा बनाएंगे हम। ये है आपका बलून जिसमें व्यक्ति बैठा है, तो ये उसकी आंख है। अब जब वो नॉर्मली देखेगा तो वो सीधे देखेगा, जी सर, पर वो क्या कर रहा है? वो नीचे देख रहा है। और वो जिस भी चीज को देख रहा है ऑन द ग्राउंड, किसका? फाउंड डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट। एक कोई पॉइंट है ग्राउंड पे जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? नॉर्मली वो सीधे देखेगा तो ऐसे देखेगा, पर क्योंकि वो ग्राउंड पे देख रहा है तो उसको अपनी आंखों को नीचे करना पड़ा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 45 डिग्री। इफ द बॉय इज 90 फीट अबव द ग्राउंड, इफ द बॉय इज 90 फीट अबव द ग्राउंड, ये रही, मान लो ये हमारा ग्राउंड है जहां पे ये पॉइंट है, इनकी हाइट कितनी है? 90 फीट, ये रहा। ठीक है, क्या बताना है आपको? at how near the distance is he away from the point horizontally। ठीक है, अब वो बोल रहा है अगर ये ही जो बलून है इसको अगर मैं जमीन पे फिक्स कर दूं, कि मतलब यहां पे है, तो उस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी क्या होगी आपको ये बतानी है। कहां लिखा है ये? देखो वो यही बोल रहा है, नीड डिस्टेंस इज ही अवे फ्रॉम द पॉइंट हॉरिजॉन्टली। मतलब अगर यही पॉइंट जमीन पे होता जहां पे वो बलून अभी है, एग्जैक्टली वही जगह अगर मैं जमीन पे हाईलाइट कर दूं तो उस पॉइंट की, वो पॉइंट जिसको वो ऊपर से देख रहा था उसकी दूरी कितनी होगी, तो आपको ये फाइंड करना है। अब देखो अगर ये है 45 डिग्री तो रूल के तहत ये भी बन जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ये हो गया परपेंडिकुलर, नीचे वाला हो गया बेस। अब एंगल कौन सा यूज होगा सर? एंगल यूज होगा यहाँ पे tan थीटा, फिर से क्योंकि हम यहाँ खेलने वाले हैं परपेंडिकुलर और बेस के साथ। यहां पे लिखा आपने tan 45, सबसे अच्छा एंगल, बहुत इजी टू रिमेंबर। P की वैल्यू है 90, B आपने पता करना है। tan 45 हमेशा 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 90 अपॉन B, तो B की वैल्यू हो जाएगी 90 के बराबर। कितनी? 90 फीट, दैट इज ऑप्शन सी। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था, 90 फीट हमारा आंसर होगा। डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली पूछा आपसे, मतलब अगर वही पॉइंट जहां पे बलून हवा में है उसको मैं अगर जमीन पे मार्क करूं तो उस पॉइंट का, और जिसको वो बच्चा देख रहा था, जिसको वो चाइल्ड देख रहा था, बॉय देख रहा था, उन दोनों के बीच की दूरी बतानी थी, विच इज 90 फीट अकॉर्डिंग टू अस। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई आवर आंसर। ऑप्शन सी 90 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है, हमने भी वही मार्क किया है, तो स्क्रीन क्लियर। आसान प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पे देखो, an observer in a boat found that the angle of elevation of the top of a hill is 60 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए ये रहा टॉप ऑफ द हिल, ऐसे नहीं बनाएंगे हम इसको थोड़ा, तो ये रहा आपका टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, ये मान लो हिल बिल्कुल पतला सा है, अब क्योंकि हमें तो टॉप चाहिए, बाकी पूरा हिल थोड़ी चाहिए। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला आपने? जो एक व्यक्ति जो कि बोट पे था उसके लिए था वो 60 डिग्री। ठीक है, एज ही मूव्ड 20 मीटर्स अवे। ठीक है, अब वो यहां पे था, अवे जाएगा मतलब दूर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो जब वो 20 मीटर दूर गया तब क्या हुआ? तब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। ओके, पहले था 60, अब हो गया 45 डिग्री। कब? जब यह व्यक्ति 20 मीटर दूर गया है, तो ये है 20। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है वो? व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल? आपसे पूछ रहा है हिल की हाइट बताइए। देखो, हिल की हाइट हमने दे दिया यहां पे y। ठीक है, और इस पार्ट को बोल रहे हैं हम x, क्योंकि ये भी पता नहीं कि पहला वाला पॉइंट कितना दूर है। ठीक है, और हमें शायद उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम उसको यूज करेंगे। अब सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, अगर मैं आपको यहां पे नेमिंग करके दिखाऊं, सबसे पहले होगा, मान लीजिए यह है A B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। आइडेंटिफाई करो राइट ट्राइंगल कौन सा? सर एक तो है ट्राइंगल ABC, इसमें भी हमारे काम का एंगल है एंगल C को अगर हम मान रहे हैं एंगल हमारे काम का, तो आप बोलोगे यहां से tan C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि ठीक सामने है, मतलब AB अपॉन नीचे आ जाएगा BC। ठीक है, tan C मतलब यहां पे हो जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री। अब आपको जो जो वैल्यूज पता है वो रख दीजिए, तो AB की वैल्यू y, BC की वैल्यू x। ठीक है, tan 60 होता है √3, तो यहां से आपको मिलेगा y अपॉन x इज इक्वल टू √3। अब इसके दो निष्कर्ष, पहला, या तो y की वैल्यू हो जाएगी x √3, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन √3। मैंने दोनों लिख दिए ताकि दोनों में से जो भी हमारे काम का होगा वो हम यूज करेंगे। अब कुछ लोग यहां बोलेंगे इन ट्रायंगल ACD हम सॉल्व करेंगे। नहीं, ट्रायंगल ACD में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ACD में राइट एंगल है ही नहीं। तो आपको ये जो 20 अकेला है ये किसी काम का नहीं है, आपको यहां पे इन ट्रायंगल ABD लेना पड़ेगा, तभी दोनों में कुछ कॉमन आएगा और सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ABD में भी वही tan D हो जाएगा, यहां पे सामने है परपेंडिकुलर विच इज AB, नीचे आ जाएगी BD जो कि आपका बेस है। tan D मतलब यहां है tan 45, AB की जगह y, BD की जगह x प्लस 20। कितना? x प्लस 20, क्योंकि देखो BD जो है वो पूरा है B से लेकर D तक, उसमें से एक हिस्सा x है, दूसरा हिस्सा 20 है। tan 45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू y अपॉन x प्लस 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू y। अब आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, जिसको आपने y लिख के रखा है, हाइट ऑफ हिल निकालना है, सॉरी। तो अब x को रिप्लेस कर दो y बाय √3 से, क्या बचेगा आपके पास? सर y बाय √3 प्लस 20 इज इक्वल टू y। अब आप सॉल्व करेंगे तो 20 वुड बी इक्वल टू y माइनस y बाय √3। ठीक है, आप अगर एलसीएम लेके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इसको, तो 20 वुड बी इक्वल टू y कॉमन लेके,
कितना 1 माइनस 1/√3 है ना। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा भैया, तो देखो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3, तो यहां हो जाएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं 20 इज इक्वल टू y इंटू √3 माइनस 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20√3 अपॉन √3 माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ y। लेकिन हमने जितना पढ़ा है हम ऐसे इसको छोड़ नहीं सकते, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो हम यहाँ पे डायग्राम को इरेज करके, क्योंकि अब डायग्राम का काम तो पूरा खत्म हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई कैसे होगा अब ये वो जरा मुझे बता दो सर। एक तो यहाँ पे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा, ये मैंने क्या किया, ये मैंने √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, √3 इंटू 1 हो गया √3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 20 इंटू 3 प्लस √3 होल अपॉन 2, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस √3 मीटर्स। अब ऑप्शन देखेंगे आपके, तो 10 है आपके पास और 3 प्लस √3 भी है, देखिए ऑप्शन ए के रूप में, तो उसको अपना जवाब हम मार्क करेंगे। तो यहां जितनी मेहनत आपको ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने में, ट्रिग्नोमेट्री लगाने में करनी पड़ी, उतनी ही मेहनत आपको इसको सॉल्व करके मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर तक पहुंचने में भी लगी है कि नहीं। फाइनल आंसर 10 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, जो कि है ऑप्शन ए। हालांकि आपका यहां पे √3 बाद में आया, उन्होंने √3 पहले लिखा है, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए। तो इस सवाल में क्या इंपॉर्टेंट था, सबसे पहली बात डायग्राम, दूसरी बात इमेजिन करना कौन सा राइट ट्राइंगल है और कौन सा ट्राइंगल का रेशियो लगेगा, कहां परपेंडिकुलर कहां बेस, और सॉल्व करके क्या सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा। दोनों ही ट्राइंगल से आपको इंफॉर्मेशन मिली, वहां से आपको 2 इक्वेशन मिली, आपने दोनों को सॉल्व किया तो आपको एक वेरिएबल जो कि रिक्वायर्ड था y, उसकी वैल्यू मिली, लेकिन इन अनसिंप्लीफाइड मैनर। तो आपने उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया और सिंप्लीफाई करके आपका आंसर बिल्कुल सही आया। तो जब जब आपके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, अगर ऑप्शन में देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब ऑब्वियस सी बात है रैशनलाइज किया होगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। सवाल नंबर 10, a ladder which rests against a vertical wall makes a 30-degree angle with the ground. If the ladder is 20 feet long, what is the height of the wall? ये एक थोड़ा सा अलग सवाल है, क्योंकि यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो ये रही आपकी वॉल, ठीक है, यहां हम बना रहे हैं वॉल, वॉल कैसे बनेगी, तो सर ये रही हमारी वॉल और ये रही लैडर। अब वो बोल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बहुत कम क्वेश्चन में होता है कि लैडर की हाइट दी है 20 दी है, इसकी हाइट, क्योंकि यही तो लैडर है, आपको हाइट बतानी है इसकी बिल्डिंग की। गिवन दैट लैडर और ग्राउंड के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो देखो जो 90 डिग्री के सामने है वो हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और नीचे वाला हो जाएगा बेस। अब क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर से खेलना है, तो ऐसा एक ही रेशियो है जो है साइन थीटा विच प्लेज विथ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। साइन थीटा मतलब यहां पे हो जाएगा साइन 30, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा P या फिर H लिख दो, क्योंकि वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बारे में चर्चा कर रहा है, और नीचे आ जाएगा 20। साइन 30 होता है 0 1/2 h/20, 1/2 1/√2 √3/2। तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। सॉल्व करोगे 20/2 इज द वैल्यू ऑफ h, तो 10 मीटर्स इज द वैल्यू ऑफ h। मतलब जो बिल्डिंग है उसकी हाइट केवल 10 मीटर है, ठीक है। और आपको कैसे मालूम चला, हेल्प किसने की, तो भाई लैडर इज 20 फीट लॉन्ग। कई बार लोगों को क्या होता है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होने की आदत नहीं होती है, तो वो ज्यादा कुछ बिना पढ़े ये बोल देते हैं अच्छा हाइट निकालनी है, एक और डिस्टेंस दिया है 20 फीट, नीचे लिख दो, हाइट वहां लिख दो, सॉल्व कर दो। ऐसे बिना पढ़े डायरेक्टली अपने मन से कुछ भी अगर आप पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर गलत ही आएगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है बहुत ही प्यार से कि कृपया करके पहले पढ़ें, डायग्राम ड्रॉ करें, एंगल मार्क करें, साइड्स की लंबाई चौड़ाई जो भी दी हो मार्क करें, और फिर अपना जवाब बताएं। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई। तो ऑप्शन बी हमारा भी सही है,
कंप्यूटर जी ने भी यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है, तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड शायद इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट रिव्यू होने वाला है समाप्त। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है तो कहीं जाना मत, सुन लो पहले, फिर आराम से अपने सेशन को एंड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे इतने बड़े मिलियंस के परिवार के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर हमारे पास मिलियंस ऑफ फैमिली मेंबर्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स की कई बार एक छोटी छोटी शिकायत रहती है कि सर या मैम हमारे ये वाले आपके इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर के ये वाले सेशन हमें नहीं मिल रहे हैं, या फिर ये सिलेबस है था लेकिन आपने इतने ही चैप्टर्स पढ़ाए, बीच के कुछ चैप्टर्स गायब हैं, या फिर आपके जो सेशन आपने बनाया था वो अब मिल नहीं रहा है। तो ऐसी बहुत सारी शिकायत को हमने सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि चीज़ें हैं, बनी हुई हैं, अपलोडेड हैं, लेकिन बस आप तक कई बार पहुंच नहीं पाती, क्योंकि भाई देखो ज्ञान का महासागर है, अब कौन सा वाला पानी आपके तट पे आ रहा है ये तो आप ही जानते हो, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या किया है, हमने आपकी जो इस बड़ी सी समस्या थी उसका एक इजी से सॉल्यूशन निकाला है। गूगल पे जाइए, magnetbrains.com टाइप कीजिए, आपको हमारी वेबसाइट खुलती हुई दिख जाएगी। हमारी वेबसाइट के अंदर हमने सारा कंटेंट क्लासिफाई कर दिया है, अलग अलग हेडिंग्स, अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से, ठीक है। जैसे आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, एनटीएससी के टैब पे क्लिक कीजिए, एनटीएससी के संबंधित जो भी सेशंस जिस भी टीचर ने बनाए हैं उनके नाम, सब्जेक्ट, टीचर की फोटो, सब कुछ लगा हुआ है, ताकि आप जिस भी वे में आइडेंटिफाई करना चाहें कर सकते हैं। और यहां पहुंच के बस आपको वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, उस टीचर ने जिस भी चैप्टर के, मतलब उस पूरे टॉपिक, उस पूरे टेक्स्ट बुक के या पूरे कोर्स के जिस भी चैप्टर को कवर किया है, उन सारे चैप्टर्स की लिस्ट, किस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है, कितने सेशन हैं, हर एक सेशन में क्या चीज पढ़ाई गई थी, कितनी उनकी लिस्ट ड्यूरेशन है, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, ताकि आप आसानी से पूरा सेशन एंजॉय कर सके बिना कोई भी चीज मिस किए। तो यहाँ पूरे फ्लो में आपको चीजें मिलती हैं, आपको बिल्कुल भी कोई भी सेशन छूटने का डर नहीं रहेगा। यहाँ आइए, आराम से जो भी सेशन आपको देखना है उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए और आपको सारे सेशन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपके टीचर हैं जो कि मेरे जैसे दिखते हैं, मतलब एग्जैक्टली मैं ही हूं, तो सेम क्वालिटी, सेम टीचर, सेम कंटेंट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। केवल एक फर्क है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, ब्रेक नहीं आती, कोई सजेशन नहीं आते, डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, तो आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पर रहेगा और आप एकाग्रचित होके, फोकस होके अपने पूरी सेशंस को खत्म कर पाएंगे, पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने बेसिकली क्या किया, तो हमारा मैग्नेटब्रेन्स का जो 100% फ्री कोर्स चलता है उसमें एनटीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं फॉर द सैड पार्ट स्टेज 1 एग्जामिनेशन की, जहां पे हमने पढ़ा बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे और आप आगने वाले सेशंस में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को फटाफट मेरे साथ सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज, ज्ञान जितना भी आप शेयर करेंगे, स्प्रेड करेंगे, उतना आपका भी इंक्रीज होगा। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।